अब तक अपन रिजिड बॉडी की टाइप्स ऑफ मोशन में ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में पढ़ चुके हैं। ट्रांसलेटरी मोशन आप ऑलरेडी जो है अब तक के जितने भी चैप्टर्स आए उनमें आप किसी भी बॉडी की ट्रांसलेटरी मोशन ही पढ़ रहे थे, तो वो अपने लिए कोई ज़्यादा डिफिकल्ट बात है नहीं, पहले ही पढ़ चुके हैं। अब अपन जो अगली मोशन की बात करने जा रहे हैं जो कि पहली बार पढ़ेंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, बहुत आसान होगी बेटा। ये मैं तो बहुत आसान मानता हूँ इसे, और आपको भी बहुत आसान लगेगी। अब जो मोशन की अपन बात करने जा रहे हैं वो है प्योर रोटेशनल मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी की प्योर रोटेशनल मोशन ये क्या होती है इसके बारे में बात करते हैं। मान लो ये कोई रिजिड बॉडी है, ये कोई रिजिड बॉडी है। इसमें कोई भी एक लाइन कहीं पर भी हो सकती है। मान लो ये लाइन है, ये लाइन आपने फिक्स कर दी, कोई भी एक लाइन कहीं पर भी हो, कहीं पर भी हो सकता है, इस बॉडी पर भी ना हो, बॉडी से बाहर कहीं हो, कोई भी एक लाइन जो फिक्स कर रखी है और उसके अबाउट ये सारी बॉडी जो है घूम रही है। बताओ, सोचो यहां पर इसमें मैं ये बीच वाले पॉइंट्स को मिलाने वाली, ये टॉप मोस्ट बीच वाला पॉइंट और बॉटम मोस्ट बीच वाला पॉइंट, मिडल पॉइंट, इनको मिलाने वाली जो है वर्टिकल लाइन है, इसको फिक्स कर दूं तो बाकी सारे पार्टिकल्स की जो एक इकलौती मोशन हो सकती है वो ऐसी हो सकती है क्या, ये इस प्रकार से रोटेट हो सकता है क्या इसके अबाउट। जैसे मान लो इस मिडल पॉइंट, जो साइड वाले फेस का मिडल पॉइंट है और इस साइड वाले फेस का मिडल पॉइंट है, इनको मिलाने वाली लाइन को फिक्स कर दिया, इस पर जितने भी पार्टिकल्स हैं उनको फिक्स कर दिया, तो उस केस में ये रिमोट ऐसी ही कुछ मोशन कर सकता है क्या। क्लियर है। जैसे मान लो यहां पर ये कोई डिस्क है, इस डिस्क को, इस वाली लाइन को फिक्स कर दिया, ऐसा क्रॉस या डॉट का बना रहा हूं, इसका क्या मतलब है, उस उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो ये डिस्क का, ये बोर्ड का प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर जो ये लाइन है इसके अबाउट मान लो इसे फिक्स कर दिया, इसके अबाउट इसे फिक्स कर दिया, तो बाकी पॉइंट्स कैसी मोशन कर सकते हैं, इसके अबाउट सिर्फ घूम सकते हैं क्या, ऐसे सिर्फ घूम सकते हैं क्या, या तो ऐसे या ऐसे घूम सकते हैं क्या, बस ये मोशन की अपन बात कर रहे हैं। इसको क्या बोला जाता है, प्योर रोटेशनल मोशन। तो इसमें कोई भी एक लाइन होगी, उसके अबाउट पूरे सिस्टम को फिक्स कर दिया जाएगा, उस लाइन को फिक्स कर दिया जाएगा, और बाकी जो पार्टिकल्स है उसके इर्द गिर्द जो है मोशन कर पाएंगे, और कैसी मोशन कर पाएंगे अभी अपन बात करेंगे। ये जो लाइन है इसको बोला जाता है एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये जो फिक्स लाइन है कहीं भी हो सकती है, इसको क्या बोला जाता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। मान लो यहां पर कोई एक पॉइंट है, ए पॉइंट से बोल देता हूं, मान लो इस एक्सिस से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कुछ कुछ मान लो r1 है। बताओ इस ए पॉइंट की कैसी मोशन हो सकती है। इस वाली लाइन को अपन ने फिक्स कर रखा है, तो बाकी पॉइंट जो है इसके अबाउट सिर्फ घूम सकते हैं क्या, सिर्फ घूम सकते हैं, सिर्फ रोटेट कर सकते हैं क्या, और रोटेट कर सकते हैं, सिर्फ रोटेट कर सकते हैं, तो बताओ ये पॉइंट जो है इसके अबाउट कौन से मोशन करेगा, एक सर्कल में चलेगा क्या बेटा। जैसे मान लो इस बी पॉइंट को यदि अपन बोले, तो बी पॉइंट मान लो यहाँ से इस एक्सिस से r2 डिस्टेंस पर है, r2 इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो इसके अबाउट ऐसे सर्कुलर मोशन करेगा क्या, सर्कुलर मोशन करेगा क्या। तो यहाँ पर अपन ऐसा बोल सकते हैं कि इस रिजिड बॉडी पर कोई भी पॉइंट है जो कि एक्सिस पर नहीं है, एक्सिस के सारे पॉइंट तो फिक्स है, बाकी जो सारे पॉइंट्स है वो सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, और उनके जो सर्कुलर मोशन के प्लेन्स है, सर्कुलर मोशन का जो प्लेन है वो जो एक्सिस है, जो फिक्स है, वो जो फिक्स लाइन है उसके कैसे है, परपेंडिकुलर है। क्लियर है क्या। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि प्योर रोटेशनल मोशन ऑफ रिजिड बॉडी में इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन पर जो पार्टिकल्स है, जो पार्टिकल्स है वो तो सारे क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे, और जो दूसरे पार्टिकल्स है, बाकी अदर पार्टिकल्स which are not on the एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो कौन सी मोशन कर सकते हैं, वो सिर्फ सर्कुलर मोशन कर सकते हैं, तो विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन। और साथ में ऐसा भी बोल सकते हैं कि उनकी सर्कुलर मोशन के जो प्लेन्स है वो एक दूसरे के कैसे रहेंगे, पैरेलल रहेंगे, और उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के कैसे रहेंगे, परपेंडिकुलर रहेंगे।
प्लेन्स ऑफ सर्कुलर मोशन will be parallel to each other and perpendicular to the axis of rotation. एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर रहेंगे और उसके अलावा उनके जो सर्कुलर मोशन के प्लेन्स है वो एक दूसरे के कैसे रहेंगे, पैरेलल। अगली बात, मान लो इस वाली एक्सिस के अबाउट ए पॉइंट यहां से स्टार्ट हुआ है, बी पॉइंट यहां से स्टार्ट हुआ है, तो जब तक ए पॉइंट पूरा सर्कल घूमकर आएगा उसी सेम ड्यूरेशन में यदि ये रिजिड बॉडी है तो बी पॉइंट भी सर्कल का पूरा पार्ट घूम के आ जाएगा क्या। इसका मतलब इनके सर्कल में घूमने का जो वेलोसिटी है, जो एंगुलर वेलोसिटी है, वो दोनों का सेम होगा क्या, घूमने का रेट सेम होगा क्या, घूमने का रेट सेम होगा, तो इनका जो एंगुलर वेलोसिटी है सबका सेम होगा। और वो जो एंगुलर वेलोसिटी है उसको मैंने यहाँ ओमेगा से लिख दिया है और उसको क्या बोल दिया जाता है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिजिड बॉडी भी बोल दिया जाता है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिजिड बॉडी भी बोल दिया जाता है। तो ये जो एंगुलर वेलोसिटी मैंने लिखा है ये सिर्फ एक ए पार्टिकल का नहीं है, ए पार्टिकल का भी है, बी पार्टिकल का भी है, और बाकी जितने भी पार्टिकल्स यहाँ सर्कल में चल रहे उन सब का एंगुलर वेलोसिटी सेम होगा और उसी को क्या बोला जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिजिड बॉडी बोला जाएगा। समझ गए इस चीज को। और ये अपन ने जो है प्रॉपर्टीज ऑफ रिजिड बॉडी में भी बात की थी कि उस प्लेन में कहीं पर भी जो है कोई भी लाइन लेंगे तो उसके रोटेट होने की रेट जो है सेम होगी। और आप यहाँ देख पा रहे होंगे, जैसे मान लो इस पॉइंट को मैं कोई सेंटर पॉइंट ओ बोल देता हूँ, तो ओ ए लाइन के रोटेट होने की रेट, यानी पूरा एक चक्कर जो है यहाँ कंप्लीट करके आ रहा है, तो उसके जो बीच में रोटेट होने की रेट है, चाहे यहाँ पर जो है मान लो इस पॉइंट को मैं ओ डैश बोल दूं, ओ डैश बी लाइन के रोटेट होने की रेट, सबकी रोटेट होने की रेट यहाँ पर सेम है। और कोई भी मैं पॉइंट्स लेता, इस एक्सिस के अलावा भी कोई दो पॉइंट लेता, तो उनके रोटेट होने की रेट भी सेम आती है उस प्लेन में। क्लियर है क्या ये बात, ठीक है। अच्छा, अगली बात अपन ये बोल सकते हैं कि इनकी जो सर्कुलर मोशन हो रही है उनके सेंटर्स कहाँ पर होंगे, वो जो सर्कल्स में चल रहे हैं उनके कहीं ना कहीं सेंटर होंगे, और वो सेंटर कहाँ पर होंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। तो सेंटर ऑफ their respective circular motions will be at axis of rotation। कोई दिक्कत। अच्छा, मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यदि सेंटर फाइंड आउट करना है तो तरीका क्या है, जैसे मान लो ये सी पॉइंट है, इस सी पॉइंट के सर्कल का सेंटर क्या होगा उसे फाइंड आउट करना है, तो आप सीधा इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पर क्या ड्रॉ कर सकते हो, परपेंडिकुलर। क्यों, क्योंकि मैं जानता हूं इस पॉइंट और सेंटर को मिलाने वाली लाइन जो है रेडियल लाइन होगी क्या, और रेडियल लाइन हमेशा जो है उस प्लेन में होगी क्या, सर्कुलर मोशन के, और प्लेन जो एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा क्या। तो बताओ इनको मिलाओगे तो एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो सी सर्कुलर मोशन जो करेगा यहाँ पे, उसका यदि सेंटर फाइंड आउट करना है तो सी पॉइंट से इस एक्सिस पर क्या ड्रॉ कर दो, परपेंडिकुलर। समझ गए इन सारी चीजों को, आगे बढ़े। अगली बात अपन करते हैं काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी के किसी भी पार्टिकल की काइनेमेटिक्स क्या होगी। काइनेमेटिक्स ऑफ एनी पार्टिकल ऑफ रिजिड बॉडी परफॉर्मिंग प्योर रोटेशन। तो यदि रिजिड बॉडी प्योर रोटेशन कर रही है तो उसकी काइनेमेटिक्स क्या होगी किसी पार्टिकल की। देखना, मान लो ये कोई रिजिड बॉडी है, अब मैंने उस पर पिछले पार्ट में जो एक्सिस बनाई थी वो इस प्रकार से कुछ बनाई थी। एक्सिस कहीं पर भी हो सकती है बेटा, कोई दिक्कत ना है। तो मैं इस बार एक्सिस ऐसी बना दूं क्या, मान लो इस पॉइंट से पास हो रही है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर, तो क्रॉस से दिखा दो क्या, ऐसे आप चाहो तो डॉट से दिखा दो, प्लेन के परपेंडिकुलर है और इस पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है। ये एक्सिस है, इसके अबाउट ये रोटेट हो रही है। इसके अबाउट दो तरीके से रोटेट हो सकती है, या तो ये जो है इसके अबाउट मतलब जो सारे पॉइंट सर्कुलर मोशन करेंगे, कौन से प्लेन में करेंगे, बोर्ड के प्लेन में करेंगे क्या बेटा। क्यों, क्योंकि जो सर्कुलर मोशन के प्लेन होते हैं वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर होते हैं क्या, और एक्सिस ऑफ रोटेशन बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर लिए
इसका मतलब उन सर्कुलर मोशन के प्लेन जो है बोर्ड के प्लेन में रहेंगे क्या। तो मान लो यहाँ पर कोई एक पॉइंट है पी पॉइंट, जो कि यहाँ से मान लो कितनी डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर है। तो ऐसी सर्कुलर मोशन करेगा इसके अबाउट। अब ये सर्कुलर मोशन दो तरीके से हो सकती है, वो एंटी क्लॉकवाइज यानी क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकता है। मैंने यहाँ पर इनको क्लॉकवाइज रोटेट करवाया, आप चाहो तो एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट करवा सकते हो, कैसी भी प्योर रोटेशन यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, इस पी पॉइंट के पास सर्कुलर मोशन कर रहा है तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, और वेलोसिटी हमेशा पाथ के टेंजेंशियल होती है। तो सर्कल की यहाँ पर टेंजेंशियल डायरेक्शन ये हो जाएगी क्या, इस टेंजेंशियल डायरेक्शन पर ऐसे रोटेट कर रहा है इधर की तरफ क्लॉकवाइज सेंस में, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में बताओ वेलोसिटी इधर की तरफ होगी या इधर की तरफ, इधर की तरफ होगी। मान लो कितनी है, वी है, या वीपी से लिख दो, आपकी मर्जी है। ये इसका सेंटर हो जाएगा, इससे परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे एक्सिस पर, तो ये इस पर जो है सेंटर हो जाएगा। और सेंटर और पॉइंट को मिलाने वाली लाइन कैसी होती है, नॉर्मल होती है क्या बेटा। तो नॉर्मल और टेंजेंशियल डायरेक्शन के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इस पी पॉइंट की यदि वेलोसिटी और इस प्योर रोटेशन का जो एंगुलर वेलोसिटी है उनमें रिलेशन देखना चाहे, तो मैं जानता हूं सर्कुलर मोशन का एंगुलर वेलोसिटी भी ओमेगा है क्या, और v इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा आर होता है क्या बेटा। ठीक है, तो बताओ इस पॉइंट का यदि वेलोसिटी लिखना है तो v इक्वल टू क्या लिख देंगे, ओमेगा आर। मान लो यहाँ कोई एक पॉइंट है क्यू पॉइंट, तो ये भी सर्कुलर मोशन करेगा क्या यहाँ पे। तो कोई पूछ ले, मान लो ये कितने डिस्टेंस पर है, कुछ x डिस्टेंस पर है, कोई पूछ ले कि इस पॉइंट की वेलोसिटी किधर होगी, तो बताओ ये क्लॉकवाइज जा रहा है तो इधर की तरफ होगी क्या। वी डैश से लिख दो, तो वी डैश से लिख दे तो कितनी होगी ये, ओमेगा इंटू इसके सर्कुलर मोशन का एंगुलर वेलोसिटी भी ओमेगा ही रहेगा क्या, तो कितना आएगा, ओमेगा इंटू इसकी रेडियस, इसकी रेडियस कितनी, एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, एक्स, तो कितना आ जाएगा, ओमेगा इंटू एक्स, ओमेगा इंटू रेडियस। कोई पूछ ले कि इस पी पार्टिकल, मैं पी पार्टिकल की बात कर रहा हूं अभी, इस पी पार्टिकल का एक्सेलेरेशन कितना है, तो एक्सेलेरेशन लिखना कौन सी बड़ी बात है। सर्कुलर मोशन है तो एक्सेलेरेशन जो है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल जो एक्सेलेरेशन है उसको एसी से लिख दो तो कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर रेडियस, या क्या लिख सकते हो, वी स्क्वायर अपॉन रेडियस, ऐसे भी लिख सकते हो। ये दो तरीके हो गए। एटी अपन लिखना चाहे टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, तो वो क्या हो सकता है, इसका एंगुलर एक्सेलेरेशन यदि अल्फा है तो कितना हो जाएगा, अल्फा आर, या क्या हो जाएगा, अल्फा को आप क्या लिख सकते हो, डी ओमेगा बाई डी टी इंटू रेडियस, और क्या लिख सकते हो, डीवी बाई डी टी। वी क्या है यहाँ पर, वेलोसिटी नहीं है, स्पीड है, स्पीड में चेंज होने का रेट, ये टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन हो जाएगा। और यदि मान लो ये ओमेगा कांस्टेंट है, यानी इन सारे पार्टिकल्स की जो सर्कुलर मोशन है वो कौन सी टाइप की होगी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यदि है उस केस में टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन कितना हो जाता है, जीरो, क्योंकि उस केस में स्पीड कांस्टेंट हो जाती है तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। उस केस में ओमेगा कांस्टेंट हो जाता है तो ओमेगा का डिफरेंशिएशन यानी अल्फा कितना हो जाएगा, जीरो, तो एटी कितना आ जाएगा, जीरो। तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ कौन सा एक्सेलेरेशन रहेगा, एसी। आप चाहो तो इसकी क्यू पॉइंट का भी एक्सेलेरेशन लिख सकते हो, वही एसी और एटी, सेम ऐसे ही तरीके से लिखना है। बात समझ में आई। अच्छा, इस वेलोसिटी को यदि वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो आप जानते हो सर्कुलर मोशन में जो वेलोसिटी होती है वो वेक्टर फॉर्म में कितनी होती है, ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर होता है। आर वेक्टर क्या होता है, सेंटर से स्टार्ट करना होता है और उस पॉइंट पर खत्म करना होता है। वो जो वेक्टर होता है यानी उस पॉइंट का, वो जो सर्कुलर मोशन कर रहा है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर किसके रेस्पेक्ट में, सेंटर के रेस्पेक्ट में, उसी को क्या बोलेंगे अपन, आर वेक्टर। तो वेलोसिटी आप ऐसे भी लिख सकते हो। अच्छा, टोटल एक्सेलेरेशन यदि लिखना हो, नेट एक्सेलेरेशन, तो डायरेक्शन आपको देखना आता है ये, और उस केस में आप क्या कर सकते हो, अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस एटी स्क्वायर, दोनों 90 डिग्री पर है, तो ऐसे मैग्नीट्यूड लिख सकते हो। एंगल वगैरह भी आप देख सकते हो, वही सर्कुलर मोशन के सारे कॉन्सेप्ट है। यदि मैं और डिटेल में जाऊंगा तो यहाँ पर जो रोटेशन की बजाय सर्कुलर मोशन पढ़ाने लग जाएंगे अपन फिर। ठीक है, तो अपन रोटेशन पे आते हैं फिर से। बट मैंने बताया कि यहाँ पर प्योर रोटेशन है तो हर पॉइंट की आप वेलोसिटी या एक्सेलेरेशन इस प्रकार से लिख सकते हो। क्लियर है बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली बात आती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑफ ए रिजिड बॉडी
परफॉर्मिंग प्योर रोटेशनल मोशन। प्योर रोटेशनल मोशन यदि कर रही है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। अच्छा, इस काइनेटिक एनर्जी को कई बार ऐसा भी बोल दिया जाता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये प्योर रोटेशन के केस में आ रही है तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी सिर्फ बोल दिया जाता है, कोई दिक्कत। तो वो कितनी होगी, तो उसके लिए मैं अगेन एक रिजिड बॉडी का एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लो इस वाली एक्सिस के अबाउट ये रोटेट हो रही है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, ये एक्सिस है, इसको एक्स एक्स डैश बोल देते हैं। मान लो यहाँ कोई एक पार्टिकल है जिसको आयत पार्टिकल बोल देते हैं, जैसे 1 2 3 4 आयत पार्टिकल, कोई रैंडम पार्टिकल ले लिया जिसका मास मान लो कितना है mi। तो बताओ ये पार्टिकल कौन सी मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा क्या इस वाली एक्सिस के अबाउट, इसका सेंटर यहाँ हो जाएगा क्या। इसकी रेडियस को मैं मान लेता हूँ कितनी है, ri है, कोई दिक्कत। जैसे कोई पहला पार्टिकल कहीं बोलूंगा तो उसकी रेडियस r1 बोल दूंगा, दूसरे की r2 बोल दूंगा, आयत की मैंने क्या बोल दी, ri बोल दी है, ठीक है। इसकी वेलोसिटी किधर रहेगी, ये जो एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर सर्कुलर मोशन हो रही है तो वेलोसिटी भी परपेंडिकुलर ही रहेगी क्या, यानी इस प्लेन में कहीं रहेगी क्या, और किधर रहेगी, सर्कल के टेंजेंशियल। जैसे इस पॉइंट पर देखें तो इधर की तरफ हो जाएगी, यदि ऐसे रोटेट कर रहा है ये तो इधर की तरफ हो जाएगी। मैं डायग्राम में इस प्रकार से बना रहा हूँ, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वेलोसिटी को वी से लिख दिया, और वी आप जानते हो कितना होगा, ओमेगा इंटू इसका रेडियस, रेडियस कितना है आर आई, क्लियर है। तो बताओ इस आयत पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी लिखे तो क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयत पार्टिकल कितनी आएगी, यही आई से लिख देता हूं, हाफ एम वी स्क्वायर होती है क्या काइनेटिक एनर्जी। तो बताओ हाफ मास कितना है एम आई, वी का वैल्यू कितना है आयत पार्टिकल के लिए, ओमेगा आर आई है क्या, उसका स्क्वायर। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हाफ एम आई ओमेगा स्क्वायर आर आई स्क्वायर, यही आ रहा है। काइनेटिक एनर्जी अपन ने आयत पार्टिकल की लिख दी है। अब बताओ टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखनी है क्या रिजिड बॉडी की, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी। तो बताओ काइनेटिक एनर्जी तो स्केलर क्वांटिटी है, इन सबको डायरेक्टली जोड़ दे, जितने भी पार्टिकल्स है वहां इनफाइनाइट पार्टिकल है सबको जोड़ देते, टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी क्या अपने पास में। तो बताओ टोटल काइनेटिक एनर्जी को के से लिख देता हूं, तो क्या होगा, इन सबका सम कर देते हैं। मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे लिखा है, इन्हें कंटिन्यूस नहीं लिखा, तो मैं समीशन का यूज कर रहा हूँ। कंटिन्यूस लिखता उससे भी कर सकते हैं, वहां पर मेरे को इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा, समझ रहे हो इस फर्क को। डिस्क्रीट वैल्यूज लिखिए तो मैं जो है यहाँ समीशन का यूज कर रहा हूँ, बताना क्या आएगा। सम यदि करना है तो जो जो चीजें कांस्टेंट है, भाई मान लो आप 1000 चीजों को जोड़ रहे हो, लेकिन 1000 में जो चीजें कांस्टेंट आ रही है, मल्टीप्लाई में कांस्टेंट आ रही है, उन्हें तो बाहर ले सकते हो, कॉमन ले सकते हो क्या। तो मैं यहाँ पर बताओ ये हाफ जो है सब में आएगा, कॉमन ले सकता हूँ क्या, एम आई आर आई स्क्वायर अंदर बच जाएगा, और ओमेगा स्क्वायर भी सब में आएगा। क्यों, क्योंकि जितने भी पार्टिकल्स होंगे, चाहे कोई सा भी पार्टिकल ले लो, सब सर्कल में ही तो घूम रहे, और सबका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ही तो है। तो बताओ सबकी काइनेटिक एनर्जी लिखोगे तो सब में ओमेगा सेम ही आएगा क्या, समझ रहे हो ना। इसको प्रॉपर्टी से अपन बात करते आ रहे हैं, यहाँ पर भी मैंने समझाया, तो सब में ओमेगा ही लिखेंगे क्या, तो ओमेगा स्क्वायर यहाँ बाहर आ जाएगा, तो अंदर समीशन में क्या बचेगा, यही बचेगा क्या। और इस टर्म को एक बार के लिए मैं जो है तो एक नई फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन कर देता हूं, जिसको आई से लिख रहा हूं। तो बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और यहाँ जो आई है, यहाँ पर जो आई है मैंने जिसे लिखा है, एक नई फिजिकल क्वांटिटी लिखा है, जिसको बोला जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके यदि एसआई यूनिट की बात करें तो ऐसा यूनिट हो जाएगी, आई यहां से आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाई, हाफ का तो कोई यूनिट नहीं होगा, ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा का आप यूनिट जानते हो, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होता है क्या। रेडियन एक सप्लीमेंट्री यूनिट है, तो बाकी और कुछ लिखो तो रेडियन को ना भी लिखो तो काम चल जाएगा। तो बताओ क्या आ जाएगा, इधर काइनेटिक एनर्जी को जूल से लिख देता हूं, डिवाइड में रेडियन पर सेकंड स्क्वायर है, सॉरी रेडियन पर सेकंड है, उसका स्क्वायर करेंगे तो रेडियन का स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन रेडियन स्क्वायर को मैं हटा रहा हूं तो अपॉन में सेकंड स्क्वायर, और सेकंड स्क्वायर इधर चला जाएगा, तो जूल इंटू सेकंड स्क्वायर हो जाएगा क्या।
और जूल को आप क्या लिख सकते हो, सोचो यहाँ डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो जूल को आप लिख सकते हो m1L2T-2 और सेकंड स्क्वायर को T⁻²। तो बताओ क्या आ जाएगा, m×L² आ जाएगा क्या, जो कि यहाँ से डायरेक्ट भी आ सकता था क्या बेटा, बताओ ये किसका सम है, मास इंटू रेडियस का स्क्वायर, मास क्या आ जाएगा m1, रेडियस का स्क्वायर, रेडियस क्या लेंथ यानी l का स्क्वायर। तो बताओ इसकी ऐसा यूनिट और क्या लिख सकते हैं अपन, केजी मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं क्या, और जनरली आप जो है इसका ऐसा यूनिट क्या देखोगे, केजी इंटू मीटर स्क्वायर। आई क्या बात समझ में। अगली बात अपन करते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो नई फिजिकल क्वांटिटी लिखी है, ये पूरा सोल्व करने पर आ तो गया ऐसा क्वांटिटी, जब रोटेशन होगा तो ऐसा क्वांटिटी आ तो जाएगा, लेकिन ये किस चीज को बताएगा, सेम बेटा उसी चीज को बताएगा जो आज तक आपने ट्रांसलेटरी मोशन में जो मास का काम था, रोटेशनल मोशन में अब वो किसका काम होगा, इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का काम होगा। तो जैसा वहां मास काम कर रहा था, यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम वैसा ही काम करेगा। समझ रहे हो इस चीज को, जैसे मान लो किसी बॉडी का मास ज्यादा था तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ आपने पढ़ा था, उसका जो है इनर्शिया ज्यादा था, यानी उसकी मोशन को चेंज करना उतना ही मुश्किल था, लेकिन कौन सी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन। और अब अपन बात कर रहे हैं रोटेशनल मोशन, तो सोचो कल को ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी का ज्यादा होगा तो उसकी रोटेशनल मोशन को चेंज करना उतना ही मुश्किल होगा, यदि वो रोटेट हो रही है तो उसको रोकना मुश्किल होगा, और यदि वो रुकी हुई है तो उसको जो है रोटेट करना मुश्किल होगा, यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा तो। और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो मास पे डिपेंड कर रहा है और दूसरा रेडियस पे भी डिपेंड कर रहा है क्या, रेडियस यानी पार्टिकल जिस सर्कुलर मोशन में घूम रहा है उस सर्कुलर मोशन का रेडियस कितना है। सर्कुलर मोशन का रेडियस कहां से लिया जाता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसका मतलब सीधा सीधा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे भी डिपेंड कर रहा है क्या। तो मैं यहां लिख देता हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको अपन ने आई से लिखा है विल डिपेंड ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन। सीधा सीधा एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करेगा, बड़ी बात है बेटा। जैसे मान लो इस रिजिड बॉडी पर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन लिया है, कोई यदि इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन ले लेता तो हो सकता है कि वहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग आ जाता। और मैं ऐसा भी बोलना चाहता हूं, यदि किसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो कल को अपन बाकी सारी चीजें सोल्व करेंगे तो पता चलेगा उसके अबाउट रोटेट करना उसे उतना ही आसान काम है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर रोटेशन में वही काम करेगा जो ट्रांसलेटरी मोशन, यानी आज तक जो मोशन पढ़ी थी वो सारी ट्रांसलेटरी थी, उनमें जो मास ने काम किया था। समझ रहे हो इस चीज को। चलो